हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद निबंध का ही संक्षिप्त रूप है यानी छोटा रूप है। इसमें विषय की से संबंधित भावों और विचारों को सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह अपने आप में पूर्ण होता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे विषय से संबंधित सभी बातों को संक्षेप में लिखना चाहिए यानी कि छोटे में लिखना चाहिए। जो विषय दिया गया हो उसका संगोपांग वर्णन करना चाहिए यानी कि उसी के बारे में पूरा वर्णन करें। भाषा विषयानुसार शुद्ध, सरल एवं सटीक होनी चाहिए। एकदम सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि दूसरे को आसानी से समझ आ सके। अनुच्छेद में यथासंभव अवांछित प्रसंगों, उदाहरणों पर विचार नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ कहाँ करते हैं? निबंध में करते हैं। अनुच्छेद को 100 या 125 शब्दों तक ही सीमित रखना चाहिए। जो कुछ भी कहा जाए वह स्पष्ट और सजीव हो। आइए अब कुछ अनुच्छेद पढ़ लें। पहला उदाहरण है हमारा अनुच्छेद के लिए भारत के गांव। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या गांव में बसती है। गांव में प्रकृति की छटा चारों ओर बिखरी हुई है। गांव के किसान स्वयं भूखे रहकर हमारे लिए अन्न उगाते हैं। वह महाजन के कर्ज में दबे रहते हैं। आज भी ग्रामीण अशिक्षा, अज्ञानता व अंधविश्वास से जूझ रहा है। गाँव में शिक्षा एवं चिकित्सा की उचित व्यवस्था नहीं है। गरीबी के कारण उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि गाँव की स्थिति में सुधार किया जाए। इसके लिए उन्हें आधुनिक यंत्रों से खेती की शिक्षा दी जाए। यातायात, शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए ग्राम पंचायतें व राज्य सरकारें मिलकर कार्य करें। तभी भारतीय गाँव आदर्श बन सकते हैं। गाँव के विकास में ही देश का विकास है, क्योंकि सच्चा हिंदुस्तान गाँव में बसता है। अगला विषय है हमारा न्यूज़ चैनल। वर्तमान युग में समाचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सबसे सरल एवं सशक्त साधन दूरदर्शन के न्यूज़ चैनल है। ये विश्व के किसी भी कोने में घटित घटना की कुछ ही क्षणों में न केवल सूचना देते हैं वरन दृश्य भी प्रस्तुत कर देते हैं। पर आज दूरदर्शन पर समाचार देने वाले अनेक चैनल आ गए हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं। वे बार बार एक ही घटना को दोहराते हैं। यहाँ तक कि कुछ चैनल तो घटनाओं में अपनी ओर से नमक मिर्च लगाने से भी पीछे नहीं हटते, जिसे कई बार जहां एक और दर्शक नीरसता का अनुभव करते हैं वहीं गुमराह भी होते हैं। अतः इन चैनलों का ये उत्तरदायित्व है कि यह घटना के सच्चे स्वरूप को ही सामने लाएं। अगला विषय है हमारा विज्ञान, हमारा जीवन। विज्ञापन का उद्देश्य होता है प्रचार प्रसार द्वारा जनमानस में वस्तु की विशिष्ट छवि अंकित कर उसकी बिक्री बढ़ाना। इस प्रकार ये उत्पादक व उपभोक्ता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। विज्ञापन के माध्यम से सामान्य वस्तु भी लोकप्रिय हो जाती है। विज्ञापन विविध प्रकार के होते हैं। व्यापारिक, शैक्षिक, नियुक्ति संबंधी, धार्मिक, मनोरंजन आदि संबंधी। आज हम उसी वस्तु को खरीदने के लिए आगे जाते हैं जिसका विज्ञापन हमने अधिक पढ़ा, सुना अथवा देखा है। सच्चाई है कि खरीदते समय माल नहीं, नाम खरीदा जाता है। अतः विज्ञापनों का भी यह दायित्व है कि वे वस्तुओं के गुणों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करके उपभोक्ताओं को गुमराह करने के बजाय उन्हें उत्पादन के गुणों से परिचित कराएं। तभी विज्ञापन अपने उद्देश्य में सफल होगा। अगला विषय हमारा कंप्यूटर विज्ञान का अद्भुत वरदान। कंप्यूटर एक जादुई बक्सा है जो बटन दबाते ही सारी जानकारी दे देता है। यह सचमुच विज्ञान की अद्भुत देन है। आज इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। छोटा बच्चा भी इसे चलाना आसानी से सीख लेता है। चाहे क्रिकेट के मैदान में अंपायर की निर्णय की भूमिका हो या लाखों करोड़ों की गणना हो, रेलवे आरक्षण कराना हो अथवा दफ्तरों या बैंकों में रिकॉर्ड रखने को, कंप्यूटर पलक झपकते ही आपसी समस्या का समाधान कर देते हैं। इसकी महत्ता को देखते हुए आज सभी के लिए इसकी जानकारी अनिवार्य सी होती जा रही है। इंटरनेट के साथ जुड़ जाने से तो उपयोगिता और भी बढ़ गई है। इसके माध्यम से जो जानकारी चाहो तुरंत मिल जाती है। यह आज मानव समस्याओं के लिए समाधान के लिए कल्पतरु सिद्ध हो रहा है। अगला विषय है हमारा दिल्ली मेट्रो। विज्ञान के अद्भुत चमत्कारों में से एक है मेट्रो रेल। बहुधा यह सुनने में आता है कि विदेशों में ऐसी रेलें चलनी है जो सहज ही विश्वास नहीं होता है, पर जब इसे अपनी आंखों से देखा तो देखता ही रह गया। दरवाजे स्वयं खुलना, स्वयं बंद होना, स्टेशन आने से पहले घोषणा, यह सब किसी जादू से कम नहीं लगा। मेट्रो रेल ने जहां दिल्ली की बढ़ती आबादी की यातायात समस्या को हल किया है,
वहीं वातानुकूलित होने के कारण प्रदूषण को कम करके यातायात को सुविधाजनक भी बना दिया है। दिन प्रतिदिन दिल्ली में मेट्रो का जाल बढ़ता जा रहा है। सच तो यह है, दिल्ली वासियों को मेट्रो रेल एक वरदान के रूप में प्राप्त हुई है। अगला विषय हमारा राष्ट्रगान हिंदी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। किसी भी देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी भाषा थी जिसने सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा था। देश के कुछ प्रांतों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में इसका विरोध किया गया, अन्यथा देश विदेश में इसका बढ़ता प्रयोग इसके महत्व को सिद्ध कर रहा है। विश्व के अनेक विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दूरदर्शन पर अनेक कार्यक्रमों का हिंदी में रूपांतरण व प्रसारण, इंटरनेट पर हिंदी की अनेक साइट इसके व्यापक प्रयोग को दर्शा रही है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर सारे राष्ट्र को आश्चर्यचकित कर दिया था। हिंदी का भविष्य उज्जवल है। हम सबका कर्तव्य है कि हिंदी के विकास व प्रसार में सहयोग दें। कहा भी गया है, हिंदी हिंद महासागर है, हिंदी कंचनजंगा है, खेत खेत में बहती है, यह जनगण मन की गंगा है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अनुच्छेद लेखन समझ में आया होगा और जितने भी हमने अनुच्छेद लेखन के उदाहरण पढ़े हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।